हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रीजन के अंदर नए ग्रुप्स बन रहे हैं जी, और एक ग्रुप जो सबसे बड़ा ग्रुप जो आपके सामने नजर आ रहा है वो है रशिया, चाइना और पाकिस्तान। दूसरा जो इशू है वो ये है जनाब कि अफगानिस्तान के अंदर जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ड्रग है वो उसका रूट कहाँ पे जाएगा, कहाँ से रूट बन रहा है और उस पैसे का क्या हो रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है। इट्स अ क्वेश्चन। हमारे मुल्क के अंदर एक सिपाही से लेके एक जनरल तक शहादत नोश फरमा चुके हैं, बट देन अगेन हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मसला है, उसको समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, और उसके अलावा जनाब हमारी जो शहादतें हैं, जो कुर्बानियां हैं, उसको बाय करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। सो कहाँ पे फॉल्ट है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, वहाँ पे फॉल्ट है या हमारे अंदर कोई फॉल्ट है? ये बिल्कुल सही है कि जनाब हमें अपना घर दुरुस्त करना चाहिए और उसके बाद जाके दूसरे लोगों की जो मसाइल हैं उन पे आवाज़ उठानी चाहिए और प्रैक्टिकली उसमें शामिल होना चाहिए, बट पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम अपना घर जो है वो सीधा कर लें। कौन है जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है और कोई सोल्यूशन निकाल के दे सकता है? अमेरिका के अंदर सिचुएशन ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो एक अलग डगर पे चल रहा है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग डगर पर। बट देन अगेन ट्रंप जो है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और वो अपनी अथॉरिटी जो है वो यूज करते हैं, और कई जगहों पे जहाँ पे असिस्टेंस की बात हो, पाकिस्तान को असिस्टेंस देने की बात हो, वहाँ से अगर कांग्रेस से अप्रूव भी हुई हो असिस्टेंस तो उसके लिए वो अपना ही कैन पुट हिज फुट डाउन और वो वहाँ पे रोक सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस पाकिस्तान की ये है कि मार्च में 2008 में इसी साल में 2018 में इसी साल में मार्च में 32 बिलियन डॉलर्स जो है IMF का एक्सटर्नल लोन है जो देना है, उसकी किस्त क्या बनती है, कैसे दिया जाएगा। और ये ज़रा जहन में रख लें कि हम ब्राज़ील नहीं हैं कि अपने आप को डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दें और हमारे पास देने को कुछ ना हो। हमारे पास देने के लिए दो चीज़ें हैं, एक न्यूक्लियर और एक फ़ौज। सो कल को कोई कंडीशन या कोई टर्म या कोई ऐसी ख्वाहिश आ ना जाए जिसमें ये कहा जाए कि जनाब अपना न्यूक्लियर जो है वो रोल बैक कर दें आप, या उसको फ्रीज कर दें, या अपनी फ़ौज जो है उसको आधा कर दें। ये दोनों चीज़ें हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। न्यूक्लियर मिनिमम डेटरेंस के लिए है और इसी वजह से यहाँ पे दोनों ममालिक के दरमियान, इंडिया हो और पाकिस्तान हो, उसमें अभी तक जंग नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि न्यूक्लियर हमारे पास है एंड दैट इज़ फॉर आवर मिनिमम डेटरेंस। फौज जो है हमारे मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर यानी कि सरहदों पर भी हमारी हिफाजत कर रही है। जो क्राइसिस है अमेरिका का और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, इस वक्त बड़ी रॉकी सिचुएशन है, इसको संभालने के लिए, इसको हल करने के लिए कोई सलूशन मौजूद है या नहीं है? मैंने खुर्शीद कसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और बड़े एक्टिवली इन्होंने अपनी, जब फॉरेन मिनिस्टर थे व्हेन ही वाज इन द ऑफिस, बड़े एक्टिव तरीके से वो हर जगह पाए जाते थे और पाकिस्तान का मुद्दा भी वहाँ पे पेश करते थे और उसको बाय भी किया जाता था। दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। उसको लोग समझते भी थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। कसूरी साहब के पास कोई सोल्यूशन है जो आज अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस है या नहीं है? कसूरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू जी। इज देयर अ सोल्यूशन टू ऑल दिस जो अभी चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इश्यूज हैं, और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बड़ा हार्ड स्टैंस है टूवर्ड्स पाकिस्तान, और डेफिनेटली इंडियन लॉबिस्ट जो है उसको प्रेशराइज कर रहे हैं और उसमें इंडिया को एक रोल भी देना चाहता है अमेरिका इस रीजन में। सो डू यू थिंक कि इस सिचुएशन से हम निकल सकते हैं? डेट हमारे सर पे है एंड द डोनर एजेंसीज आर नॉकिंग आवर डोर्स, एंड उसके साथ साथ अमेरिका भी हमसे कुछ नाराज़ है,
तो इसका कोई हल है कसूरी साहब, या कोई सोल्यूशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी दोनों? देखिए, आप कहते हैं कि क्या कोई हल है, क्यों नहीं है जी हल। पहली बात तो यह है कि जो बातें आपने खुद कह दी हैं, ख़ास तौर पे कि पाकिस्तान की वो, मैं तो समझता हूँ बुनियादी स्ट्रेंथ है एक बैटल हार्डन्ड डिसिप्लिन्ड आर्मी और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये ठीक बात है कि ये निशाने पे भी आ सकते हैं, और जो खाकम बदहन जो हमारे दुश्मन हैं उनकी इन पे नज़रें भी हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो क्या करे। जो मैं ये समझता हूँ कि पहला अच्छा काम जो कर दिया गया है, जो मुनासिब था, वो ये था कि हम एक आवाज़ से बोलें, और एक आवाज़ सिविल मिलिट्री की बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो गवर्नमेंट की और के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स और जो फ़ौज है, वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसने जो बात की है उसकी एक रेजोनेंस है, एक मैच्योर किस्म का रिस्पॉन्स है, क्योंकि ट्रंप के मुकाबले में हमने ट्रंपियन पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करनी। जहाँ तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, जहाँ तक उनकी ट्वीट्स हैं, वो तो किसी को नहीं बख्शते। उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर मे हैं बरतानिया की, चांसलर मर्कल, चीन को, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। ईरान को तो खैर उनकी ख़ास नज़र करम रहती है, और पाकिस्तान पे भी। हमने तो पॉलिसी बनानी है, वो एक कंसिडर्ड है और मॉड्यूलेटेड है। हमने देखना है, पहली बात तो यह है कि इनकी जो ट्वीट्स हैं किस हद तक पॉलिसी का शेप इख्तियार करती हैं। ये बात ठीक है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो आई है, और उसके अलावा जो उसमें उन्होंने उनके मुख्तलिफ वज़रा, जो सेक्रेटरीज ऑफ डिफेंस मैटिस हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मैकमास्टर जो पाकिस्तान का सब दौरा कर चुके हैं, रेक्स टिलरसन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बातें उन्होंने ऐसी ही की हैं, उनका लहजा मुख्तलिफ था। लेकिन देखना ये होता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका चाहता क्या है। एक तो इसका फैक्टर खैर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वह बाद में आऊँगा, लेकिन लेट्स टॉक ऑफ अफगानिस्तान फॉर द टाइम बीइंग। असम्पशन यह है कि अमेरिका को क्योंकि 16 साल से वहाँ कामयाबी हासिल नहीं हो रही, और क्योंकि जर्नैल इंचार्ज है फॉरेन पॉलिसी के, तो जर्नैल ये पब्लिक ओपिनियन को नहीं बताना चाहते कि वहाँ उनको विक्ट्री नहीं हासिल, विक्ट्री विद कैपिटल वी, और जो विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि विक्ट्री को डिफाइन नहीं किया गया। और ये बड़ी स्टूपिडिटी है, क्योंकि ये को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह को कन्वेंशनल बैटल्स नहीं होंगी अफगानिस्तान में। ये तो गुरिल्ला वॉर होगा, हार्ट्स एंड माइंड्स की गेम है। अमेरिका इस बात को भूल गया है, फौज जो है वो ये बात मानने को नहीं तैयार। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि हमारा रिस्पॉन्स मैच्योर होना चाहिए, डिलिबरेट होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग का मतलब जरूरी नहीं कि बदतमीजी पर मबनी हो, लेकिन हमारा कौमी अंदिया साफ हो। ये कहा गया कि हमें डिनाई करे जो कि हमने किया कि इनकी बात गलत है। मैंने तो सजेस्ट किया था कि फॉरेन ऑफिस को ये करना चाहिए कि एक कैटलॉग बनाए, और उसमें एक टीवी स्टेशन ने कल दिखाया भी है, मैंने को 3 दिन पहले ये कहा था कि एक कैटलॉग बना लें जो मुख्तलिफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, सेक्रेटरीज ऑफ डिफेंस, उन्होंने जो बयानात दिए हैं पाकिस्तान की, जो इस सिलसिले में उन्होंने सताइश की है जो पाकिस्तान का रोल है वॉर ऑन टेरर में, ताकि हम अमेरिकन अवाम को बता सकें कि क्या वो सही थे या प्रेसिडेंट ट्रंप सही है। नंबर 2, हमें ये इसलिए भी करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी कामयाबी से अपने इत्तेहादियों से अपने आप को अलहदा किया है। उनके इत्तेहादी जो हैं, ख़ासतौर पर यूरोप के जो बड़े मुल्क हैं, वो हमारे भी पुराने इत्तेहादी हैं, हमारे इकोनॉमिक पार्टनर्स रहे हैं, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली। हम नहीं चाहते कि ट्रंप साहब की जो नैरेटिव है वो सारी दुनिया में बिके, उसको हमने काउंटर एक्ट करना है। एक तो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के जरिए, जो बदकिस्मती से पिछले दिन मिसिंग थी, 4 साल वजीर खारजा नहीं था, और जो एडवाइज़र साहब थे उनको अंडर कट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ टू मेनी कुक्स वहाँ बिठा दिए गए फॉरेन ऑफिस में। रिजल्ट ये था कि सरताज अजीज़ साहब की जो अथॉरिटी थी वो अंडरमाइन हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। लेकिन जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि ये नहीं कि कल की तो बड़ी अच्छी बात है कि सिविल मिलिट्री एक पेज पे नजर आए, इलेक्शन हो जाएंगे, जो भी होगा, मुस्तकबिल में ये अब नैरेटिव खत्म होना चाहिए। और मैंने इसको फेस किया एज फॉरेन मिनिस्टर जब बार, और जब एज फॉरेन मिनिस्टर तो कम, क्योंकि उस वक्त तो इस किस्म के डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन जब मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा और मैं बाहर जाता था कॉन्फ्रेंसेस में, तो मुझसे पूछे थे हम किससे बात करें। यह बात खत्म हो जानी चाहिए। सिविल एंड मिलिट्री अगर एक पेज पे होंगे, और मैं इसलिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का या उस किस्म की कोई बॉडी जिसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट हो, बड़ा इफेक्टिव उसमें काम किया जाए, एक किस्म का थिंक टैंक हो, वो पोजीशन पेपर्स दे, ऑप्शंस दे, सिविल मिलिट्री लीडरशिप टेबल पे बैठे। मुझे पता है कि बुनियादी तौर पर सिविलियंस और मिलिट्री की जो गट रिएक्शन है वो मुख्तलिफ होता है, मैंने खुद देखा है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि दोनों जो है कि जब बात कौमी मफाद की करते हैं, मुदल्लिल बात करनी पड़ती है, तो आसानी से आप किसी क्लियर पॉलिसी पे आ सकते हैं। तो एक तो यह है कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 1-2 साल पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगे फॉर वेरियस रीजंस। और ये जो कि 3 साल से हुकूमत आ रही है, जा रही है, रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी भी वजह से जो पूरा फायदा उठाया है पाकिस्तान के मुखालिफिन ने, फिर हमने भी कसर नहीं छोड़ी, अपार्ट फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर कि हमने अपॉइंट नहीं किया, हमने कोई लॉबिस्ट भी वाशिंगटन में अपॉइंट नहीं किया। शायद हमको ये डर था, क्योंकि हम खुद डिवाइडेड थे आपस में, कि जी शायद पाकिस्तान आर्मी उस लॉबिस्ट का, मैंने सुना है, मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा जी उनको डर था कि हम तो फायदा उठा सकेंगे नहीं, आर्मी उठा लेगी। अगर इस किस्म की आपके घर के अंदर डिफरेंसेस हैं तो बड़े खतरनाक हैं, इससे सबक सीखना चाहिए, क्योंकि विदाउट गुड गवर्नेंस एट होम आप नहीं आगे बढ़ सकेंगे। थोड़ा सा मैं आपका आई गॉट योर पॉइंट जी, आई गॉट योर पॉइंट कि दोनों को मिलिट्री सिविल एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको एक पेज पे होना जरूरी है। बट देन अगेन आप भी इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं, मैं भी इस चीज को जरा लेके आगे चलना चाहूंगा। द पॉइंट इज कि जो इंटरनल इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज से मुराद मेरी ये है कि जो भी हो गवर्नमेंट में, जो भी कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हो पाकिस्तान के अंदर, और जो मिलिट्री है उसके साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट ना भी चाहते हुए वहां पे आ जाता है, मर्ज कर जाता है। सो इस चीज का फायदा आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी इस चीज की फिर दोबारा निशानदेही कर रहा हूं कि जनाब इसका फायदा हॉस्टाइल एजेंसीज जो है या हॉस्टाइल ममालिक जो है उसका फायदा उठाते हैं। नाउ द इशू इज सर कि अभी जो शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन है टू ऑल दिस थिंग, टू दिस सिचुएशन जहां पे ट्रंप जो है इनको लाइटली लिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये ही इज आफ्टर ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो इनको अगर लाइटली लिया जाए तो वो भी गलती है, अगर लाइटली नहीं लिया जा सकता इनको सीरियसली लेना चाहिए, जैसे कि मेरा ख्याल है इनको सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप सीरियसली लेना चाहें तो व्हाट इज द सोल्यूशन जी, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है, देन आई विल गो टू द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जी। व्हाट इज द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सर? जी हाँ, जी हाँ। पहली बात तो यह है कि हमें यह रियलाइज करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रॉब्लम्स क्या है इसमें। उन्होंने ऐलानात तो बहुत से कर दिए हैं, लेकिन क्या उन्होंने नक्शा देखा है इलाके का? एक रास्ता आता है शुमाल से, जिसको आमतौर पे कहा जाता है नॉर्दर्न नेटवर्क, नॉर्दर्न रूट, नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक है ईरान से, एक है पाकिस्तान से। अगर अमेरिकन फौजें लॉन्ग टर्म बैठेंगी, जो कि अब लग रहा है कि कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरानिया वो बैठेंगी, कम से कम उनकी फर्स्ट टर्म में वो रहेंगी वहाँ, अगर ये अपनी फर्स्ट टर्म में बच गए और इनका वो ना हुआ, मुआखजा ना हुआ, इनकी इम्पीचमेंट ना हुई, तो ये अपनी फर्स्ट टर्म तक तो वो रहेंगे। तो किधर से वो सप्लाई होगी? ईरान पे जो ट्वीट्स उनकी हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा ख़राब हैं, बल्कि वो तो जो एग्रीमेंट हुआ था ऑन ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, हालांकि बाकी तमाम 5 पार्टीज कमिटेड हैं, ये उससे वॉकआउट करना चाह रहे हैं। जहाँ तक रूस का ताल्लुक है, उसका एक कलीदी रोल है नॉर्दर्न रूट के अंदर, क्योंकि जो रास्ते जा रहे हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, कई तो रूस के ज़रिए जाते हैं, एक उससे सदर्न एरिया में अगर जाएं तो रूस के नीचे भी जाता है, लेकिन वो सेंट्रल एशियन स्टेट से बहरहाल उसको गुजरना पड़ता है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स का रूस पे बहुत उसका ज़्यादा असर है। और इन हालात में क्या नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अवेलेबल है? उनके पास अवेलेबल मुश्किल होगा, ईरान का तो अवेलेबल है ही नहीं। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो
मैं नहीं कह रहा कि उनकी बात को लाइटली लें, वो बेवकूफ़ी होगी, वो अमेरिका के सदर हैं, तो वो इसलिए उनकी बात को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, लेकिन आपको पॉलिसी में ये देखना पड़ेगा कि इनको कैसे एंगेज किया जाए। एक तो यह है कि इफेक्टिव एंगेजमेंट, जो भी फॉरेन ऑफिस या जैसे कल इंडिकेट किया गया है कि पाकिस्तान जल्दी में नहीं है, वो बातचीत करने को तैयार है, क्योंकि एक तो इनके अंदर बड़े डिफरेंसेस हैं। इनके जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आई है उस पर तो वैसे ही एतराज़ हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के सेक्शन पे नहीं हो रहा, उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर बहुत से एतराज़ात हो रहे हैं। फिर इनकी जो अपनी पॉलिसी अपनी पार्टी में है वो भी क्वेश्चनेबल है, और इससे 35% इनकी अप्रूवल रेटिंग है। इसका मतलब यह है कि हमें जितना टाइम लगे इनसे बात करना चाहिए, समझाना चाहिए, और पब्लिक ओपिनियन को जो यूरोप की है और अमेरिका की भी, उनको समझाना चाहिए कि जो ये कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। और हमारे जो मेन ट्रम्प कार्ड्स हैं, चाइना के साथ, टर्की के साथ, ईरान के साथ, हमें चाइना के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, बल्कि एक रीज़न जो अमेरिका के गुस्से का है वो जो वन बेल्ट वन रोड का जो उनका कॉन्सेप्ट है, कई दफ़ा तो कहते हैं मार्शल प्लान से बड़ा कॉन्सेप्ट है, और वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इस पे वो नाला है, हमें टाइम गेन करना है, हमें ममालिक की सपोर्ट चाहिए ताकि इनको नज़र आए। फिर हमें जो अफगानिस्तान के नेबर्स हैं, अफगानिस्तान के जो डायरेक्ट नेबर्स हैं, ईरान, पाकिस्तान, वस्ती एशिया की रियासतें, चीन और नियर नेबर रशिया जो कि हिस्टोरिक नेबर रहा है इस इलाके का, इनकी एक इस वक्त हमआहंगी हो गई है सोच में। वो क्या है? वो सब अमन चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये समझते हैं कि अमेरिका की पॉलिसीज गलत हैं जहाँ तक अमन को इस इलाके में लाने का है। वो ये भी समझते हैं कि जब तक तालिबान और अफगान हुकूमत की बातचीत न कराई जाए अमन नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के मामले तक वो आइसोलेटेड है अमेरिका। हमें यह चाहिए कि हम बहुत प्रोएक्टिव हों, रीजनल मीटिंग्स जल्दी से जल्दी करवाएं, ताकि ये अमेरिका को भी नजर आए, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को नजर आए कि वो अगर ज्यादा हमें धकेलेंगे तो ठीक है, मैं तो इसके हक में हूं। क्वाड्रिलैटरल अरेंजमेंट जो थी अमेरिका, चीन, रूस, अफगानिस्तान, अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये बहुत अच्छा था। लेकिन अगर ये इफेक्टिव नहीं होने देने चाहते किसी वजह से, तो फिर अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स ट्राईलैटरल मीटिंग हुई है, चीन की, पाकिस्तान की और इनकी अफगानिस्तान, इधर वहाँ अफगानिस्तान, बीजिंग में। और उसमें जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल गुस्सा अमेरिका को आया है कि यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सटेंड किया जा सकता है। ना ये बात भारत पसंद करता है, ना ये बात अमेरिका पसंद करता है। कसूरी साहब, दो क्वेश्चंस हैं, I'll go to the break। मैं उन दो क्वेश्चंस को आपके सामने रखता हूं, ब्रेक पे वापस आऊंगा तो मैं चाहूंगा कि आप इस पे अपनी इनपुट दे दीजिएगा मुझे। एक क्वेश्चन ये है जनाब कि अमेरिका चाहता ये है कि हक्कानी ग्रुप और तालिबान के जो करता धरता है उनको एक मेज पे बिठाए पाकिस्तान, और उसमें जनाब जो अमेरिका कहता है वो बातें वो माने, हक्कानी ग्रुप भी माने और तालिबान के करता धरता जो है वो भी माने, और पाकिस्तान इसमें एक अहम रोल प्ले करे। क्या ये हम कर सकते हैं? नंबर वन। नंबर टू, एक और अश्योरेंस मांगता है अमेरिका, वो अश्योरेंस ये है कि जनाब सी पैक जो है वो सिर्फ और सिर्फ तजारत के लिए यूज़ किया जाएगा, किसी और मकसद के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। सो ये दोनों अश्योरेंसेस क्या हम दे सकते हैं? दोनों काम क्या हम कर सकते हैं? क्या ये अश्योरेंस भी हम दे सकते हैं कि सी पैक जो है वो सिर्फ और सिर्फ तजारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और किसी और मकसद के लिए नहीं किया जाएगा? जो आवाज़ें आ रही हैं मुझे ओवल ऑफिस से या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो करीब अंदर जो लोग हैं उनकी तरफ से जो मुझे समझ आई है बात, वो ये है, क्या ये दोनों चीज़ें हम कर पाएंगे या नहीं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा जी। वेलकम बैक जी। और कसूरी साहब मेरे साथ मौजूद है, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। कसूरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे
दो सवाल आपके सामने रखे थे। एक ये कि क्या सी पैक जो है, अमेरिका चाहता है कि ये एश्योरेंस दी जाए कि सी पैक जो है वो सिर्फ और सिर्फ तजारत के लिए यूज़ किया जाएगा, इसके कोई और मकासद नहीं होंगे। क्या ये एश्योरेंस हम दे सकते हैं चाइना के साथ मिलके अमेरिका को? नंबर वन, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मेन कंसर्न्स ऑफ अमेरिका राइट नाउ। नंबर टू, क्या हम हक्कानी ग्रुप और तालिबान के करता धरता जो है उनको सामने बिठा के, एक मेज के सामने बिठा के, अमेरिका के सामने बिठा के, अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशंस पे हक्कानी ग्रुप और तालिबान को कन्विंस कर सकते हैं या वो मीटिंग अरेंज कर सकते हैं? जी कसूर साहब। देखिए, जो हक्कानी ग्रुप का और तालिबान का मसला है वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान जो है वो शुरू से कहता रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस तालिबान पे है, और मेरा ख्याल है हमने कुछ इसमें गलती की है। हमने ये लोगों को इम्प्रेशन दिया कि जैसे वो हमारे कहने पे चलते हैं, ये गलत बात है। वो हमारे कहने पे उस वक्त भी नहीं चलते थे अफगान मुजाहिदीन, जब कंप्लीटली वो डिपेंडेंट पाकिस्तान पे थे और अमेरिका पे। और एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि गुलबदीन हिकमत यार वाशिंगटन में बैठे थे और उन्होंने प्रेसिडेंट रेगन से मिलने से उस वक्त इनकार कर दिया था। पूरा जोर लगा लिया गया, मेरा ख्याल है हिकमत यार साहब ही थे ये मुजाहिदीन लीडर्स में। पाकिस्तान ने भी जोर लगाया, दूसरों ने भी, तो वो उस वक्त भी नहीं सुनते थे। हमें बताना चाहिए कि हाँ, हमारा मफाद इसमें है कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, और हमें इसमें यूरोपियन ममालिक को कोशिश करनी चाहिए इंक्लूड करने की, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अमेरिका को अब हमें ज़रूरत पड़ गई कि वेस्ट के अंदर हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमें चाहिए यूरोपियन यूनियन को किसी तरीके से अट्रैक्ट करे, और वो अट्रैक्ट इसलिए किया जा सकता है कि नेटो आईएसएफ में उनके ट्रुप्स हैं। पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए, फॉरेन ऑफिस को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, विद यूरोपियन यूनियन, ईयू के हमारे जो रिलेशनशिप अपग्रेड हुई थी हमारे दौर में, बाद में वो पहुंच गई थी टू द हेड ऑफ स्टेट लेवल, मेरा ख्याल है। तो हमें वो एक्टिवेट करना चाहिए कि भाई आपके फौजी बैठे हैं, आप अभी उनकी सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, हम अपनी सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है। उनको बताना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं और उनको एसोसिएट कर लें ताकि नजर आए कि आप कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब बात जो अगली आती है कि क्या वो उन टर्म्स पे करेंगे जो उनको अफगान गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। आफ्टर ऑल गुलबदीन हिकमत यार साहब की अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो वहाँ चले गए, तो ये एफर्ट की जा सकती है, हमने माजी में की थी। बल्कि तालिबान का दफ्तर जो है कतर में आईएसआई की एफर्ट से खोला था। उसके बाद मरी में जो टॉक्स हुई हैं उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था, बातचीत आगे बढ़ रही थी, जबकि अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुल्ला उमर की डेथ की खबर देख के तमाम मामला चौपट कर दिया। पाकिस्तान तो ये चाह रहा है, पाकिस्तान गारंटी नहीं दे सकता, पाकिस्तान टॉक्स पे लाने को उन्हें कोशिश कर सकता है। और क्योंकि अमेरिका और हमारा ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, मैं समझता हूं कि हमको ईयू में इसमें शामिल करना चाहिए, ईयू या नेटो, जिसको चाहें, क्योंकि उनके वहां ट्रुप्स बैठे हुए हैं। एक तो ये बात है। नंबर दो, आपने जो सीपैक की बात की है, मैं इससे आपको बताता हूं कि जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कॉन्फ्रेंस हुई है तो अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि बड़े बड़े मुल्क ना जाएं, बशमूल बरतानिया, सब गए, बरतानिया गया, ऑस्ट्रेलिया गया, मेरा ख्याल जापान भी गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो सारे गए थे, अमेरिका ने जोर लगाया था। और एक लेवल पे अमेरिकन डेलीगेशन भी गया था, ऑफिशियल था या कोई कमर्शियल, मुझे नहीं पता, लेकिन सारे वहां पहुंचे हुए थे। फिर जो बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन चाइना का है, उसके अंदर भी बहुत से मुल्क शामिल हो गए हैं। जहां तक आपकी अगर कोई खुसूसी मालूमात है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, मैं उसी का नोटिस लूंगा जो पब्लिकली कहा जा रहा है। हमें पब्लिकली नहीं कहा जा रहा कि भाई आप अश्योरेंस दें कि सी पैक किसके लिए है। सी पैक है ही इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। अब उसके बाद ग्वादर का जो पोर्ट है अभी तक तो कमर्शियली यूज हो रहा है, तो उसके बारे में अगर कोई अश्योरेंस अमेरिका पब्लिकली मांग रहा है तो फिर अमेरिका से भी मांगी जाएंगी अश्योरेंसेस कि आपने जो भारत के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं, ये फैसिलिटेशन के, शिप्स की डॉकिंग के, उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ ये बातचीत की जा सकती है, लेकिन ये उठाई नहीं गई। हमें आप बैल मुझे मार वो इश्यूज नहीं उठाने चाहिए जो उन्होंने नहीं उठाए, वो पब्लिकली उठा रहे। यही मामला तालिबान का और इनका जो है यही हक्कानी नेटवर्क का। तो वी शुड
बी ऑनेस्ट विच वी हैव बीन इन द पास्ट। हमने मिलवाया मरी में, वो सारी चौपट हो गई मुल्ला उमर की डेथ की खबर से। हमें मजीद कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें थर्ड एक्टर्स को लाना चाहिए, पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन। खुर्शीद कसूरी साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके वापस आता हूं और यही सवालात जो मैंने आपके सामने रखे हैं, यही इन्हीं पे जरा मजीद बहस चाहूँगा, मजीद आपकी इनपुट चाहूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और कसूरी साहब मेरे साथ मौजूद है, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के। जी कसूरी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, आप इस चीज़ पे ज़्यादा अच्छे रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि आपके दौर में भी एक एफर्ट की गई थी। मैं ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स इस वक्त जो थिंकिंग है मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि देखिए इस वक्त हम लोग जो है हमें चाहिए, ये पाकिस्तान को चाहिए ये कि जनाब जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बना सकें उनको बनाएं। ठीक है, नहीं रहा फॉरेन मिनिस्टर, ये हुआ वो दैट सेपरेट थिंग, लेकिन जितने ज़्यादा ममालिक को अपना दोस्त बना सकें हम उतना ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। इस वक्त जो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक थी। आगे मसला ये चलता है कि देखें 2% से भी कम जो जूस है वो अमेरिका के अंदर मौजूद है और वो असर्ट करते हैं अपने आप को, और उनकी दे आर वेरी पावरफुल ओवर देयर। चाहे वो थिंक टैंक्स हो, चाहे वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में उनकी से हो, वो बिल्कुल वहाँ पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा उनका असर रसूख होता है। नंबर 2, इसी तरह बरतानिया में भी जूस जो है वो भी अपने आप को असर्ट करते हैं, गो कि उनकी तादाद बहुत कम है लेकिन फिर भी वो असर्ट करते हैं किसी न किसी रीज़न से, और वो हुकूमत पे भी असर्ट करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये मुमकिन है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आप उसके जैसे मर्जी जवाब दे दीजिएगा, क्या ये मुमकिन है कि हम लोग एटलीस्ट एक टर्म यूज़ की जाती है डिप्लोमेसी में, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो इंगेज डिप्लोमेसी जो है, इंगेज कर दें हम डिप्लोमेटिकली इजराइल को। मैं ये नहीं कह रहा कि जेरूसलम के आप मसले में उनके साथ मिल जाए, नो, उनके मुखालिफ होना है, बिल्कुल हो, हमने प्रूफ भी किया जनरल असेंबली में उसको। और इसके साथ साथ हम वहाँ पे कई ममालिक ऐसे हैं, मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिनकी वहाँ पे उनके साथ ताल्लुकात है इजराइल के साथ, सो मच सो कि एम्बेसी भी जो मेरी खबर है वो भी बनाई जा रही है तेल अवीव में सऊदी अरेबिया की। सो क्या ये मुमकिन है कि हम डिप्लोमेटिकली इंगेज करें इजराइल को, और शायद इस एफर्ट से, इस इनिशिएटिव से हमारे ऊपर जो बना हुआ प्रेशर जो माउंट हुआ है इस वक्त अमेरिका का, वो किसी हद तक रिलीज हो जाए। हमारे कोवर्ट रिलेशंस तो कोल्ड वॉर एरा में रहे हैं इजराइल के साथ, तो अगर ओवर्ट रिलेशंस भी हो जाए तो क्या इसमें कोई मुज़ायका है? देखिए, बात यह है कि पब्लिक ओपिनियन की एक बात है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेरूसलम में कैपिटल शिफ्ट कर दिया। आप कह सकते हैं जी फर्क क्या पड़ता है उनके पास, है नहीं फर्क पड़ता है। पब्लिक उस पर डिबेट नहीं कर रहा, मैं पहले कह चुका, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा, उस पर नहीं कर रहा डिबेट, क्योंकि वो आप एक स्टैंस है, हार्ड एंड फास्ट है। मैं एक सेकंड, लेट मी कमेंट ऑन इट। पॉइंट ये है कि ये चीज हमने खुद अपने दौर में की थी, और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसने उनके डेप्टी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग यहाँ की थी इस्तांबुल में, जो मौजूदा सदर तुर्की के अर्दोआन, वो मीटिंग उन्होंने करवाई थी, और वो खुसूसी हालात थे। और मैं ये आपसे एग्री करता हूँ कि एक हद तक प्रेशर रिलीज हो सकता है, लेकिन इजराइल को पता है कि उस वक्त भी ये पोजीशन थी कि हमने कहा था कि हम लैंड फॉर पीस का जो प्रपोजल है उसके हक में है। उस वक्त हमने हमारे अपने सिक्योरिटी कंसर्न थे, मैं उसमें डिटेल्स में जाना नहीं चाह रहा, अगर आप पूछेंगे टाइम होगा तो बताऊंगा, लेकिन हमने जवाब हमें ये मिला कि उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर शरॉन है उन्होंने गाजा से विड्रॉ किया था। जब उन्हें गाजा से विड्रॉ किया तो हमने उसका फ़ायदा उठाते हुए कहा कि हम इजराइल को कहने आए हैं कि अगर आप वेस्ट बैंक से विड्रॉ कर जाएंगे तो जैसे लेट किंग अब्दुल्ला का प्लान था जो अरब लीग ने बाद में अडॉप्ट किया, जिसको कहते हैं लैंड फॉर पीस, और सऊदी अरब तो अब और ज़्यादा करीब होगा उस प्रपोजल के।
अब वो थोड़ी सी पाकिस्तान को प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी अरबों के साथ मिलकर करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह कि आपका अपना जो पब्लिक ओपिनियन है, एक ऐसे वक्त जब जेरूसलम में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैपिटल को शिफ्ट किया है, तो एक उसका नेगेटिव फॉल आउट पाकिस्तान में हो सकता है। यही वजह है कि हमारे दौर में बावजूद इसके के स्ट्रॉन्ग रीजंस थे, नहीं तो मैं इजराइल के किसी मिनिस्टर से मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस थे विच आर रिलेटेड टू पाकिस्तान डिफेंस कि मेरी वो मुलाकात करवाई गई थी। लेकिन वही बात खड़ी हुई कि क्या इजराइल लैंड फॉर पीस के लिए तैयार है। अगर आज सऊदी अरेबिया मजीद रोल अदा करे जो कि किंग अब्दुल्ला ने किया था, और आज तो वो ज़्यादा करीब हैं इजराइल के कंपेयर टू जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए पाकिस्तान को ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन वो पाकिस्तान, मैं रियलिस्टिकली आपको कह रहा हूं, अकेला नहीं कर सकेगा। उसको दीगर मुस्लिम ममालिक इंक्लूडिंग टर्की ने ऑलरेडी रिकग्नाइज किया इजराइल को, हालांकि उनके ताल्लुकात आजकल ख़राब हैं। जब से वो शिप पे हमला हुआ था जिसमें कुछ एक्टिविस्ट जा रहे थे गजा में, तो मैं ये समझता हूं कि ये हमें कलेक्टिवली कर सकते हैं, क्योंकि अपने पब्लिक ओपिनियन को कंप्लीटली सेट असाइड करके कोई फॉरेन पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। ओके, आई अंडरस्टैंड जी व्हाट यू आर सेइंग कि हमें जो फ्रॉम विद इन हमें इस किस्म की सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से मुस्लिम ममालिक हैं अदर देन सऊदी अरेबिया जो आप चाहते हैं कि वो कलेक्टिवली इस किस्म की अप्रोच हो। क्योंकि एज़ फार एज आई रिमेंबर शिमोन परेज सेड कि जनाब दे अप्रोच्ड अस इन लाइक सम टाइम इन 50s, इसराइल ने पाकिस्तान को अप्रोच किया था, एंड उस वक्त भी यही स्टैंस था। आई एम टॉकिंग लाइक 1950s, उस वक्त भी यही स्टैंस था पाकिस्तान का, तो कलेक्टिवली हम लोग उनको रिकग्नाइज करने के लिए इजराइल को तैयार हैं। जबकि उस वक्त उसके बाद कई मुस्लिम ममालिक ने उनको जनाब तस्लीम किया इजराइल को, और ठीक है उनके ताल्लुकात नहीं भी अच्छे कई मुस्लिम ममालिक के उनके साथ इजराइल के साथ, बट देन अगेन दे एटलीस्ट दे हैव लाइक डिप्लोमेटिक टाइज विद देम। सो किसी ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी हद पे वो प्रेशर जो माउंट होता है, जो आजकल हम पे माउंट हुआ है पाकिस्तान पे, वो रिलीज हो जाता है एज सच। उस पर तो आप एग्री करते हैं, लेकिन आप कलेक्टिवली की जब बात करते हैं तो हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है। तो वो हम अपना इंटरेस्ट जो है, व्हाई कांट वी स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, व्हाई कांट वी हैव लाइक good relations with the countries, those countries who really matter and who really assert। देखिए, आपका तुर्की बहुत बड़ा दोस्त है। अगर आप इतना बड़ा एक्शन लेंगे, और तुर्की वो मुल्क है जिसने इजराइल को रिकग्नाइज किया हुआ है, आपको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। आजकल उनके तुर्की के बहुत ख़राब ताल्लुकात इजराइल के साथ हो गए जब से ये जेरूसलम में अमेरिका की एम्बेसी गई है। इसीलिए मैंने आपको कहा था सऊदी अरब से हमें बात करनी पड़ेगी, और उनसे हमारे करीबी ताल्लुकात हैं, और तुर्की को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आसान रास्ता है कोई नहीं जिसकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं। मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम। मुझे यह भी पता है कि कितने स्ट्रॉन्ग रीजंस थे जो हम उस वक्त इजराइल गए थे, कि हमारा यह ख्याल था कि हमारे डिफेंस इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। अब मैं डिटेल्स में क्या जाऊं इसमें, तो उस वक्त ये हुआ था कि मुझे वो मीटिंग अरेंज की गई थी थ्रू आवर टर्किश प्रेसिडेंट जो आज भी हैं। क्या वो आज रोल अदा करने को तैयार हैं? मेरा ख्याल है नहीं। ये रोल जो है ये सऊदी कर सकते हैं, और हमें तुर्की को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, नहीं तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे। ओके, इफ यू से सो। एक आखिरी चीज मुझे बता दीजिएगा, मैं समझना ये चाहता हूं कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है हमारे फाइनेंशियल डेट्स की, फाइनेंशियल डेट्स जो है जो हमारे सर पे खड़े हुए तलवार जो लटक रही है, इसको वापस देने का तरीकाकार कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इनको पे बैक किया जा सकता है। सो अगर कोई तरीकाकार है तो इफ़ यू हैव लाइक सम सोल्यूशन टू पे बैक द डोनर एजेंसीज, जो भी हमारे पे डेट बने हुए एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, कोई है आपके पास सोल्यूशन? जरा अगर